एलपीएस थापा रमेशज्यूलाई उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी हजुरहरूलाई दिनुभयो र यसै गरी म अगाडि हाम्रो समाजको महामन्त्री श्री जीवेश उपाध्यायजीसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँ आएर दुई शब्द आफ्ना राखिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जीवेश उपाध्यायजी। महामंत्री जीवेश उपाध्याय जी अपने कार्यकाल का संक्षिप्त में कार्यवृत्ति रखेंगे कि विगत 5 वर्षों में समाज द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है, क्या संपन्न हुआ, ये सब संक्षिप्त में रखेंगे श्री जीवेश उपाध्याय महामंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हमारे चुनाव अधिकारी जी को धन्यवाद। आए हुए समस्त अधिकारी और सदस्य जो बहुत दूर से आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य विषय ये है कि आज हम लोग का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और चुनाव के द्वारा सभी नए अधिकारी प्रवेश करेंगे। अब हम संक्षेप में आप सभी को बताना चाहते हैं कि 5 सालों में हमारे समाज ने एवं हम सभी ने मिलकर क्या क्या कार्य किए। 2021 में मैं समाज में आया था महामंत्री पद में और जब से आज तक समाज सुचारू रूप से चल रहा है। 58 वर्ष पुराना समाज जिसको हमने 5 साल संभाल कर ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा से यहाँ तक लेके आए। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे समाज में सरस्वती पूजा कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। हमारे महिला कर्मचारी केजरीवाल स्थान पर ये स्थान पर ये मंदिर में ये कार्यक्रम होता है। और दूसरा जो कार्यक्रम है ये कल-30 का कार्यक्रम हम लोग हर साल रंगराले में धूमधाम से कम 1000 की संख्या में मनाते हैं। और इसमें इस कार्यक्रम में हर बार कोई ना कोई हमारे वीआईपी गेस्ट बताते हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री जी आए, हमारे निगमियों से हमारी मैडम आई। उसके अलावा 2021 में कोरोना काल हुआ था, आपको याद होगा। जो कोरोना काल था उसमें हमारे समाज ने बहुत ही गरीब लोगों को एवं समाज के गोरखाओं को, बच्चों को काफी पैसे से, धन से, खाने पीने वस्तुओं से उनको सहायता की। अब हम आते हैं कि हम लोगों ने दुर्गा मैया जी का मूर्ति लगाने का भी एक मेहनत किया हुआ है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि 2-3 महीने में जो है दुर्गा जी की जो है मूर्ति लग जाएगी। हम लोग प्रतिवर्ष होली का कार्यक्रम मनाते हैं जिसमें समाज के सारे लोग, सारे सदस्य, अधिकारी परिवार के साथ काफी मिलकर काम किया जाता है। हमारे समाज में पिकनिक का कार्यक्रम भी होता है या हम लोग हफ्ता मनाते हैं। और सबसे मुख्य जो विषय है जो हम लोगों ने जो कार्य किया समाज में ओबीसी का जो हम लोग का जो सबसे पहला मुद्दा सरकार को दिया गया था वो सबसे पहला गोरखा सेवा समाज किया था और जिसको सरकार ने शून्य करार किया, जिसके लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं। और हमें आशा है और पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज बहुत जल्द हमारे गोरखा लोगों को उनका हक दिलाएगा। अब इसके आगे बहुत कुछ कहने को तो है नहीं। आप लोगों ने देखा है कि हमारा समाज 58 साल से सामाजिक कार्य कर रहा है। हमारे समाज में बहुत से अच्छे लोग आए, कार्य किया और आज भी हैं। और 9 युवक भी आना चाहते हैं जो आज फॉर्म भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और उनकी जिज्ञासा या अभिलाषा यही है कि वो अच्छे स्तर पर हमारे समाज को बहुत ऊंचे स्थान पर लेना है। हमारा समाज का नाम लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में है, पूरे नेपाल में है। आज हमारा भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ का नाम हर घर में बच्चे के नाम पे। अगर वाकई में संस्था तो बहुत सी है लखनऊ में, हमारे उत्तर प्रदेश बहुत संस्थाएं हैं गोरखाओं की, परंतु जो नंबर 1 संस्था है वो हमारा भारतीय गोरखा सेवा समाज है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे नए अधिकारी आ रहे हैं या जो भी नए फॉर्म भर रहे हैं यही सोच समझ के आए
कि हमको समाज में अच्छा कार्य करना है, समाज को अच्छे स्थान पहुंचाना है, सरकार को बताना है कि हमारा समाज लगातार तो चल रहा है, जो भी हमें समाज को देना है, जो भी कार्य करना है हम लोग ईमानदारी से करें। बस इसके आगे मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ और नमस्कार। धन्यवाद। हमरो महामंत्री जी श्री जीवेश उपाध्याय जी द्वारा आपको पंचवर्षीय संपन्न कार्यक्रम को रूपरेखा हजुरहरूको समक्षमा छोटो समयमा राख्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण उपाध्यायज्यूसँग म अनुरोध गर्दछु कि उहाँले हाम्रो यो पञ्चवर्षीय कार्यकालमा आय व्ययको विवरण यहाँ हजुरहरूको समक्ष राख्नुहुनेछ र आफ्नो सारा हिसाब किताबको बारेमा हजुरहरूको समक्षमा राख्नु हुनको निम्ति म हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण उपाध्यायज्यू यहाँ आएर आफ्नो जो छ हिसाबको बारेमा बताइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण उपाध्यायज्यू। धन्यवाद हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी को। आज जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिवर्षीय भारतीय गोरखा सेवा समाज का अधिवेशन चुनाव यहाँ ज्ञान विश्वविद्यालय में संपन्न होने जा रहा है। पिछला कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का रहा था, ये कार्यकाल हमारा 3 वर्ष का रहेगा। 21 जनवरी 2021 को हमारा चुनाव धर्मशाला राजेंद्रपुरम में पिछली बार संपन्न कराया गया था। इस बार जो है थोड़ा सा हम लोग बड़ा प्लेस लेकर के ज्ञान सेवा विद्यालय वृंदावन में संपन्न करा रहे हैं। आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से आज हमारा समाज कम से कम इस स्थल में पहुंचा कि हम इस स्थल को चुनाव के लिए हम लोग चुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आज क्योंकि पूरा कोषाध्यक्ष का मेरा पद रहा है पूर्व में, तो मैं आज इस 5 साल का आय व्यय का ब्यौरा और जो मेरे द्वारा उपलब्धि या जो मेरे द्वारा कार्य किया गया उसके बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कोषाध्यक्ष रहने के दौरान समाज में मेरे द्वारा क्या क्या किया गया। अल्प समय के होने के पश्चात भी जो कि मैं शासकीय कार्य से मैं हूँ, तो इस वजह से समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी जितना मेरे द्वारा हो सका मैंने करने का प्रयास किया। मन कार्यकारिणी और सब इस बारे में मान जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आय व्यय के विषय में बताना चाहूँगा। वर्ष 2021-22 जब हमारी कार्यकारिणी गठित हुई थी, उसके बाद से मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी 21-22 में जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति मतलब 31 मार्च 2022 तक 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक जो हमारी प्राप्तियां रही हैं वो रही हैं 1,53,938। जिसके सापेक्ष भुगतान जो हम लोगों ने किया, व्यय जो किया, इसमें आपका कजरी तीज का व्यय भी सम्मिलित है, इसमें आपका बड़ा मुंडन का व्यय भी सम्मिलित है, कुल सदस्यों द्वारा जो प्राप्ति है वो भी सम्मिलित है और व्यय भी उसी के अनुसार सापेक्ष वो भी सम्मिलित है। तो भुगतान हमारे द्वारा किया गया 1,41,068 रुपया। इसके सापेक्ष जो अवशेष हमारा बचत हुआ उस वित्तीय वर्ष में वो 12,870 रुपये बचत हुआ। इसी क्रम में अगर मैं 22-23 में जाता हूँ तो 22-23 में जो हमारी जो कुल प्राप्तियां हुई पिछले वित्तीय वर्ष को अवशेष 12,870 को ऐड करते हुए तो हमारी कुल प्राप्तियां थी वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,35,902 रुपया। इसके सापेक्ष जो हमारा व्यय रहा है
टोटल व्यय जो हमारी वित्त वर्ष में रहा है वो है 2,01,702 रुपया। उस समय जो हमारी बचत रही है 34,200 रुपए की बचत रही है। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगले क्रम में 23-24 तक जो हमारी प्राप्तियां हुई हैं 2,24,532 रुपया, जिसके सापेक्ष व्यय हम लोगों ने किया 1,92,692 रुपया। अवशेष धनराशि 31,840 रुपया। अगले वित्तीय वर्ष को कंटिन्यू करें, उसी को अगर हम आगे कैरेट फॉरवर्ड में लेके जाएं तो 2,38,217 रुपया की प्राप्ति हुई, जिसके सापेक्ष 2,01,907 रुपया व्यय किया गया और 36,310 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। ये अब हमारे 24-25 की वित्तीय वर्ष जो भी 31 मार्च 2025 तक की थी, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इधर जो कट ऑफ भी हमारा इलेक्शन फरवरी में हो रहा है, तो हमारा जो हमने कट ऑफ डेट लिया है वो 31 जनवरी 2026 मान के चल रहे हैं। 31 जनवरी 2026 तक हमारी जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक की जो कुल प्राप्ति है वो है 2,03,623 रुपया, जिसके सापेक्ष जो भुगतान हुआ, जो व्यय किया गया वो 1,83,703 रुपया, जिसके क्रम में जो शुद्ध अवशेष, जो शुद्ध प्राप्ति, जो शुद्ध बचत है वो है 19,920 रुपया। ये हमारी इस वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी तक की उपलब्धि, मतलब हमारी जो बचत रही है। ये हमारा 5 साल का आय व्यय का ब्यौरा मैंने आपको दिया। कैश इन हैंड में आपको बता दूं, कैश इन हैंड जो है, जब कैश एट बैंक जब मुझे चार्ज मिला था कोषाध्यक्ष का, उस समय एज ऑन पासबुक के हिसाब से 24/3/2021 को जब मुझे हस्तगत किया गया था श्री पूरन बिष्ट जी द्वारा, तो उस समय बैंक में 2,02,846 रुपया अवशेष था। 13/1/2026 के अनुसार जो बैंक की पासबुक की एंट्री कराई गई है, या आज तक की नियम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि 22/2/2026 के अनुसार जो हमारी बैंक में जो जमा धनराशि है वो बढ़ करके 3,40,236 रुपए हो गए। धन्यवाद। जिसमें इंटरेस्ट भी आपको बता दें कि बैंक का इंटरेस्ट भी सेविंग अकाउंट हमारा नैनीताल बैंक में है, सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिला है 31,078 रुपए का इंटरेस्ट है इन 5 सालों में। इसको भूलना नहीं चाहिए, ये भी हमारी इंटरेस्ट के रूप में आया हुआ। और दूसरी चीजें मैं बता दूं, हमने क्योंकि समाज के बारकोड के लिए बहुत प्रयास किया था, क्यूआर कोड के लिए, क्यूआर कोड के माध्यम से हम सीधे अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते थे पैसा, जो भी देता दान करता, जो भी किसी भी रूप में कभी बीच में जो धन आता है उसको हम क्यूआर कोड के माध्यम से डालने के लिए बैंक बहुत प्रयासरत थे। नैनीताल बैंक ने बहुत सहयोग किया। उन्होंने स्पष्ट बना कर दिया था कि हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है। उन्होंने पेटीएम को भेजा भी पेटीएम वालों को, लेकिन वो नहीं कर पाए, उन्होंने मना कर दिया। अंततः हमको दूसरे बैंक में खाता खुलवाने के लिए बाध्य होना पड़ा और हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक अशोक मार्ग में मिड कोऑपरेटिव शाखा में पंजाब नेशनल बैंक में करंट खाता, चालू खाता खोला। 25,000 रुपया उसमें जमा करके खाता खोला गया, तो हमारा 25,000 रुपया उसमें जमा है। वहां के माध्यम से हमको क्यूआर कोड भी प्राप्त हो गया है। ये मेरी एक पहली उपलब्धि है, इसके लिए थोड़ा सा आपसे वो चाहूंगा। और इसमें हमारे सहयोगी श्री जागृत जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले एक उपलब्धि आपको यही बताना चाहूंगा कि हमारा, क्योंकि कहीं भी आप खाता खुलवाने के लिए सरकार ने इतने नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि आप नहीं, समाज का या संस्था कोई खाता जल्दी नहीं खुलवा सकता। उसके लिए नीति आयोग ने एक पोर्टल डेवलप किया है जिसका नाम है दर्पण पोर्टल। दर्पण पोर्टल पर जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे अपनी संस्था का, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन, आपका बैंक खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मांगता है बैंक। तो इसीलिए उसमें जो है दर्पण पोर्टल में खुलवाने, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पूरा पैन, आधार से लिंक चीजें और मोबाइल नंबर, सारे जितने हमारे सदस्य कार्यकारिणी के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकारिणी में 21 पदाधिकारी थे, 21 पदाधिकारी का बैंक आधार से लिंक करवाना और उसको फिर चूंकि ऑनलाइन
कोई भी छोटी सी मिस्टेक होती थी तो वो तुरंत वो कर देता था, फेंक देता था। तो इसलिए बहुत रातों रात हम लोगों ने प्रयास किया, जाकर जज जी के साथ में मिल करके हमने रात अध्यक्ष जी के घर में 12-12 एक बजे तक बैठ करके हम लोगों ने पदाधिकारियों को रात भर जगाया भी कि आप OTP भेज दीजिए। बेचारों को भेजा भी उन लोगों ने, और इस तरह से हम लोग दर्पण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन सफल कराने में सफल हुए। आज की डेट में अगर आप भारतीय गोरखा सेवा समाज के नाम से अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे पोर्टल पर, तो आपको भारतीय गोरखा सेवा समाज उस रजिस्ट्रेशन के नंबर पर सर्च करेंगे तो आपको कहीं भी इन ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा भारतीय गोरखा सेवा समाज रजिस्टर्ड है। आप कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी संस्था कहीं छोटी मोटी संस्था है या कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। हम लोग भारत सरकार के दायरे में हैं, पूरे उससे हम जो है उसमें रजिस्टर्ड हैं और पूरी तरह से नियमानुसार कार्य हमारा होगा। ये हमारा पहला मेरा देखिए जो प्रबंधक बताया, मैंने अपना दूसरा बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक में बैंक खुलवा करके उसमें QR कोड की उपलब्धि, क्योंकि QR कोड के माध्यम से भाई हर आदमी कैश नहीं दे सकता है। वो कहता है कि आप समाज का, हम लोग पर्सनली किसी को बार कोड देंगे, ये शक के दायरे में आता है कि आप अपने QR कोड में क्यों पैसे ले रहे हो, आप समाज के QR कोड पैसे लीजिए। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने QR कोड वो पंजाब नेशनल बैंक में खुला करके वहाँ से QR कोड लिया। और दूसरी आपको पता, नीति आयोग के पोर्टल पर, दर्पण पोर्टल पर हम लोगों ने अपना फॉर्म रजिस्टर, अपनी संस्था रजिस्टर की और तमाम तरह की, और हर बार मैं कोई मीटिंग भी होती है तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि पारदर्शिता के साथ कोई भी आय व्यय हो मैं प्रस्तुत करूं। मेरे पास बिल वाउचर की पत्रावली उपलब्ध है, मेरे बैग में रखा हुआ है, एक एक उसमें वाउचर्स वगैरह संलग्न है, कोई भी चाहे देख सकता है। एक एक चीज़ मैंने सहेज के रखी हुई है। मैं मासिक व्यय विवरण बनाता हूँ। मासिक व्यय विवरण में जो मंथली वार मेरा खर्च होता है 100 रुपया 200 रुपये किसी की तरफ, मैं उस पर एंट्री करता हूँ। उसके अलावा फिर मैं कैश बुक मेंटेन करता हूँ, जो ऑडिटर द्वारा, ऑडिटर्स की हमारे बहुत ही योग्य और निष्ठावान कार्यकर्ता से जो हमारे साहिब आमदनी के पद पे हैं PV बेस्ट जी, उनके द्वारा ऑडिट किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया, कमियाँ मुझको बताई और बैठ के हम लोगों ने उसको सही किया, बैलेंस शीट वगैरह हम लोगों ने तैयार की और पूरा आय तैयार किया। तो कुल मिला करके एक पारदर्शिता आपके समझ लाने का मैंने प्रयास किया है और बहुत सारे कदाचित मैं इसमें सफल हुआ कि नहीं हुआ ये आप लोग तय करेंगे। आप लोग में से कोई भी चाहे तो मेरे दस्तावेज, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, देख सकता है और सभी दस्तावेजों में अध्यक्ष जी, महामंत्री, ऑडिटर और मेरे हस्ताक्षर हैं और वो आप देख सकते हैं। कैश बुक भी रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरी मतलब एक छोटे से रूप में एक छोटी सी उपलब्धि 5 सालों में रही है, जो कि मैंने कहा कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा सा मैं मेरी पोस्टिंग भी बरेली में है तो मैं आना जाना मेरे साथ में समय का इतना अभाव रहता है, रात 9-10 बज जाता है। इसलिए फिर भी मैंने प्रयास किया कि मैं थोड़ा कर सकूँ। आगामी जो मेरी उपलब्धि रहेगी वो, अब क्योंकि हमारा दर्पण पोर्टल रजिस्ट्रेशन हो गया है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 80G मतलब जो हमारा अनुदान जो चंदे से प्राप्त धनराशि को छूट प्रदान करता है वो कराने का हमारा विचार है। और मुझे लगता है कि आगामी अगर मतलब प्रयास रहता आप लोगों का, आप लोगों की आशीर्वाद रहता है तो मैं वो भी करा ले जाऊँगा। विगत 6 माह की इसमें होने की 6 माह के अंदर मैं उसको करा दूँगा और उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि हमें फंड के रूप में कोई भी सरकारी अनुदान हो वो प्राप्त हो और कर से छूट मिले। और बाकी सब मैंने अपना जो आय व्यय का ब्यौरा था आपको समझ दिया, उसके बाद मैं बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और साथ ही भविष्य हेतु मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गोरखा, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद हमरो कोषाध्यक्ष जीवने आपनो कार्यवृत्ति विवरण हजुरहरूको समक्षमा उपलब्ध गराउनुभयो र उहाँले जानकारी दिनुभयो कि हामीहरूको QR कोड उपलब्ध भइसकेको छ र जसले पनि सदस्यता बनाउनु हुनेछ अनि सदस्यताले डाइरेक्ट हाम्रो समाजको खातामा सदस्यता शुल्क जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो समक्षमा श्री भारतीय
गोरखा सहयोग एसोसिएसनका श्री रमेश छेत्रीज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि यहाँ आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु र म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथै हाम्रो पौडेलज्यू पनि यहाँ पुग्नु भएको छ, हेमलाल पौडेलज्यू। उहाँ पनि यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आउनुभएका सम्पूर्ण र यस सभामा आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन र समाजको बारेमा जानकारी दिनुको निम्ति हाम्रा कर्मठ बिबी विष्टज्यूसित म अनुरोध गर्दछु कि समाजको कार्यवृत्तिको बारेमा केही रूपरेखा बताइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो बिबी विष्टज्यू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ आएर आफ्नो योगदानको विषयमा बताइदिनु हुन। धन्यवाद।